दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर और उसकी स्टोरी चल रही है द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। उसका अगला चैप्टर है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एंडरसन और उनके एक अमेरिकन फ्रेंड जंगल में बाइसन की फोटोग्राफी करने गए थे। ये सामान लेके चल रहे थे, तभी इनके साथी जो लोकली थे उन्होंने बताया कि हाथी आ रहा है। इन्होंने मुड़ के देखा तो ये वही हाथी था, द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली, और वो तेजी के साथ चल रहा था। इन्हें एक पास में चट्टान नजर आ गई जो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक तरफ से 5 फीट ऊंची थी, एक तरफ से 3 फीट थी और उसकी लंबाई थी 30 फीट। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि उस चट्टान की तरफ चलेंगे। लेकिन जैसे ही उस तरफ इन्होंने चलना शुरू किया, हाथी इस बात को समझ गया। उसने जोर की चिंगाड़ मारी और इनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने भी भागना शुरू किया और करते करते किसी तरह से ये चट्टान पर चढ़ गए। जब ये चट्टान पर चढ़े, हाथी केवल 100 मीटर पीछे था। और उसके बाद हाथी को भी थोड़ी देर में समझ में आ गया था कि 3 फीट की साइड से वो इनको पकड़ सकता है। तो ये 3 फीट की साइड से जब हाथी चढ़ता था तो ये 5 फीट की साइड से नीचे उतर जाते थे। और क्योंकि हाथी वहां से कूद नहीं सकता था 5 फीट से, उसको अपने वजन की वजह से पैर टूटने का डर था, वो वापस लौट के 3 फीट की तरफ से आता था। ये वापस उस चट्टान पर चढ़ जाते थे। इस तरह से पकड़म पकड़ाई का खेल बहुत देर तक चलता रहा। और उसके बाद हाथी को लगा कि यह खेल तो चलता ही रहेगा, इस तरह से ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे। उस वक्त एंडरसन ने बोला कि हाथी का यह सोचना बहुत गलत था, क्योंकि हम लोग थक के निढाल हो चुके थे। अगर वो थोड़ी देर और कंटिन्यू करता तो हम लोग वहीं गिर जाते। लेकिन हाथी उतर गया था और एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। इन लोगों का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे हो गए, भरी दोपहरी थी, सूरज तेजी के साथ था और वो चट्टान थी ग्रेनाइट की। एंडरसन को अपने जूतों में से भी इतनी गर्मी लग रही थी कि अपने दोनों पैर एक साथ जमीन पर खड़े नहीं रख पा रहे थे। एक पैर पे वजन डालते थे, एक उठाते थे, फिर दूसरे पे वजन डालते थे, पहला वाला पैर उठाते थे। लेकिन वो दोनों शोलागा लोग जो कि लोकल थे, वो नंगे पांव थे। उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब थी। अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। अब एंडरसन के दिमाग में आइडिया आया कि इस काले दुष्ट को कैसे भगाया जाए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, उतनी ताकत से चिल्लाओ जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अब सारे लोग चिल्लाने लगे। इनके साथ में एंडरसन भी चिल्ला रहे थे। जब थोड़ा सा इन्होंने चिल्लाया तो उससे वो काला दुष्ट भागा तो नहीं, उल्टा गुस्सा हो गया, जोर से चिंघाड़ा और इनकी तरफ दौड़ा। लेकिन 5 फीट की साइड से नहीं दौड़ा, 3 फीट की साइड से ही आया, क्योंकि उसे मालूम था उसका रास्ता वही है। अब जैसे ही वो 3 फीट की साइड से चढ़ा, ये सारे के सारे एक ग्रुप बना के 5 फीट की साइड से नीचे कूद गए। अब वो ऊपर खड़ा था, ये नीचे थे, और वो गुस्से से करीब करीब नाच रहा था। नाच रहा था मतलब लिटरली नाच रहा था। ये सारे जानते थे कि अगर वो किसी तरह से कूदने में कामयाब हो गया तो हम में से एक इंसान कल का सूरज नहीं देखेगा। और ये बार बार जो ये बात बोलते हैं कि एक इंसान नहीं देखेगा, उसका कारण यह था कि वो सारों को नहीं मार सकता था। जब एक आदमी को ठोकर मारता और उसको कुचलने में बिजी हो जाता, बाकी सारे भाग खड़े होते। अब वो एक बदकिस्मत कौन होता, ये तो भगवान ही जाने। अब हाथी गुस्से में था, गुस्से में नाच रहा था, लेकिन इतना भी पागल नहीं था कि नीचे कूदने का खतरा उठा लेता। अब वो वहां से चिंगाड़ता रहा, अपनी सूंड से हवा फेंकता रहा। और दोस्तों, एक फैक्ट होता है कि एक जानवर ऐसा होता है जो जंप नहीं कर सकता, वो जानवर हाथी ही होता है। अब जो वो चट्टान में खड़ा था तो उस ग्रेनाइट के पत्थर की गर्मी उसको भी लगने लगी। एक पैर उठा रहा था, एक रख रहा था। अब वो 3 फीट की साइड से नीचे उतरा और ये लोग जल्दी से 5 फीट की साइड से ऊपर चढ़ गए। अब ये चिल्ला नहीं रहे थे और वो दुष्ट इनको घूर रहा था, ये उसे देख रहे थे। अब थोड़ी देर तक ये देखना चलता रहा। अचानक से वो पलटा और उस पहाड़ी की तरफ चला गया जहां से वो आया था, और देखते ही देखते गायब हो गया। अब जब हाथी चला गया तो केनेथ एंडरसन ने सबको बधाई देना शुरू कर दिया कि चलो,
उस दुष्ट से पीछा छूटा। लेकिन जो शोलागा लोग थे उन्होंने कहा, पूरी संभावना है कि ये धोखा देने के लिए गया हो, इसलिए गया हो कि हम लोग चट्टान से नीचे उतरें और ये वापस आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग धीमे धीमे बढ़ते हुए केवल 50 मीटर ही चले थे कि दूर से एक टहनी के टूटने की आवाज आई, फिर नफरत भरी चिंगाड़, और वो दिखा हाथी। वो तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। ये लोग वापस जल्दी से उसी चट्टान पर चढ़ गए। अब हाथी आधा घंटा फिर खड़ा रहा। इस बार वो फिर चला गया, लेकिन पहाड़ी की तरफ नहीं, नदी की तरफ, जिस तरफ वो बायसन का हर्ड आराम कर रहा था। काफी देर तक झाड़ियों के बीच से वो हमें दिखता रहा, एक काले साए के रूप में, और धीरे धीरे वो काला रंग दिखना बंद हो गया, यानी कि वो हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। अभी भी इनके मन में डाउट था कि कहीं ये उस हाथी का गेम तो नहीं। इन्होंने 2 शोलागास को बोला कि एक पेड़ पर चढ़ जाओ और जरा देखो कहीं वो लंबा रास्ता लेके वापस तो नहीं आ रहा है। वो पेड़ पे चढ़े, उन्होंने देखा और ये बोला, मामला क्लियर है, चल सकते हैं। अब इसके बाद राचन ने बोला कि जो उसके पैरों में गर्मी लग गई है वो उसने फील कर ली है, और वो नदी में गया है ठंडा होने, अपने आप को ठंडा फील कराने के लिए। नहाएगा, पानी पिएगा, वापस आएगा और फिर शायद वो पूरी रात खड़ा रहे। अब ये बात सुनते ही एंडरसन के होश उड़ गए, क्योंकि दिन में ही उस हाथी ने इन लोगों को छका दिया था। रात को वो काला हाथी दिखेगा नहीं, और बार बार ऊपर नीचे के गेम में कोई आदमी उसकी पकड़ में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल लो, और इस आइडिया का सबने समर्थन किया। अब इन्होंने राचन से बोला कि वो जो कैमरा गिर गया है वो उठा के दे दो। उन्होंने वही किया। फिर ये तेजी के साथ, जितनी तेजी से लोग जॉगिंग करते हैं वैसे निकलने लगे। बीच बीच में सारे लोग मुड़ के देख रहे थे कि कहीं वो काला दुष्ट आ तो नहीं रहा, और ये लोग बढ़ रहे थे होना थेट्टी की तरफ। अब वो हाथी सही में पानी पीने गया था, वो वापस नहीं आ रहा था, और ये लोग जल्दी जल्दी भागते भागते 3:15 बजे गांव पहुंच गए, और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मौत को सामने देख के ये लोग बच के आए थे। अब एंडरसन बहुत थके हुए थे और अपने आप पर गुस्सा थे। ये बोले, अगर मैं राइफल लेके गया होता तो जो ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, जिसमें निश्चित तौर पर हम लोग ही चूहे थे, ये ना चला होता, और अगर मेरे पास मेरी राइफल होती तो चूहा हाथी होता। इन्होंने अपनी राइफल उठाई और राचन से बोला, चलो उस हाथी को बताते हैं कि कौन चूहा है। इनके अमेरिकन फ्रेंड ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन एंडरसन ने सोचा कि अगर अपने फ्रेंड को साथ में लेके जाएंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। इन्होंने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया कि आप फोटोग्राफर हैं, शिकारी नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके काम के बीच में वो बाधा बन जाएंगे। वो बड़े ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले इंसान थे। उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना और इस बात के लिए अग्री कर गए। अब इन्होंने अपनी राइफल उठाई और तेजी के साथ चलते हुए पहुंच गए उस चट्टान पर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। एंडरसन और साथ में थे 2 शोलागा, एक राचन और एक दूसरा। दोपहर के 4 बजे थे, लेकिन हाथी का कुछ अता पता नहीं था। इन्होंने सोचा 2-3 घंटे का टाइम है जब ये हाथी को खोज सकते हैं। फिर इनके दिमाग में आया कि इनके साथ तो 2 शोलागा है जो कि जंगल का चप्पा चप्पा अच्छे से जानते हैं। अब इन्हें मालूम था कि वो नदी की तरफ गया है और उसका भारी शरीर है, रास्ता समझ में आ जाएगा। हालांकि एंडरसन को रास्ता उतना समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी किस तरफ गया है, लेकिन राचन को समझ में आ रहा था कि हाथी किस डायरेक्शन में गया है। अब एंडरसन को देख के आश्चर्य हो रहा था कि एक छोटा छोटा पत्ती का टुकड़ा या तना जो मुड़ा था, उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे और पहचान जा रहे थे कि ये है हाथी के जाने के निशान। अब इस रास्ते को ढूंढते ढूंढते इन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा जब वे पहुंच गए उस जगह पर जहां हाथी ने पानी पिया था। अब पहले राचन पानी के अंदर उतर गया घुटने तक, फिर उसने वो रास्ता देखा जहां से हाथी ने पानी पिया, और पानी पी के वो वापस लौटा। अब उस रास्ते पर चल पड़ा। एंडरसन और दूसरा शोलागा साथ साथ थे। अब हाथी पहले तो थोड़ा नदी में चला था, और नदी में चलने के बाद ऊपर चढ़ा था और जंगल की तरफ चल पड़ा था। अब ये उस रास्ते को फॉलो करते रहे। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि हाथी थोड़ा आगे चढ़ते हुए मिल जाएगा, लेकिन इनके मन में एक डर भी था, कहीं ऐसा ना हो घने जंगल में गायब हो गया हो।
अब क्योंकि ये गर्मी के दिन थे तो इन्हें लग रहा था कि घने जंगल में नहीं जाएगा, एक बार पानी पीने दोबारा आएगा। क्योंकि हाथियों की आदत होती है 3-4 बजे के आसपास पानी पीने आते हैं और सनसेट के बाद एक बार फिर पानी पीते हैं। अब एंडरसन ने सोचा कि अभी हमारे पास 1 घंटे का टाइम है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। अब इन्हें वो जगह मिली जहां पर हाथी ने आराम किया था। काफी देर उसके पैरों के निशान मिले, इसका मतलब वो लेजी मूड में था। उसे किस बात की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि एंडरसन के हाथ में वो चीज आ चुकी है जिसने अब उसे शिकार बना दिया है और चूहे बिल्ली के गेम में अब वो चूहा होगा। अब थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि इन्हें एक बहुत बड़ी डाल के टूटने की आवाज आई और उसके ऊपर से छाल के चीरने की भी आवाज आई। हाथी ने पक्का कोई बहुत बड़ी डाल तोड़ी थी, पर वो केवल सूंड से नहीं टूटी थी। उसने अपना पैर भी रखा था और वो जो आवाज थी उससे आइडिया लग गया था कि हाथी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 फरलॉन्ग की दूरी पर है। अब एंडरसन ने फिर याद दिलाया कि जब भी आप हाथी की तरफ जाओ, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन से हवा हाथी तक पहुंच गई तो आप हवाई बन जाओगे। और अगर ऐसा है तो अपना रास्ता चेंज कर लीजिए और उस डायरेक्शन से हाथी की तरफ बढ़िए, जिससे हाथी की तरफ से हवा आपकी तरफ आ रही हो। अब दोस्तों, अगर आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और हाथी ने आपकी स्मेल सूंघ ली तो 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि जब उसे मालूम चल जाएगा कि आप एक आम आदमी नहीं हो, आपके पास कुछ ऐसा है जिसने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया है, तो वो नॉर्मल हाथी की तरह से अचानक से गायब हो जाएगा बिना आवाज किए। और जब आप उस जगह पे पहुंचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ टूटी हुई पत्तियां, कुछ टूटी हुई डाल। लेकिन अगर उसने दूसरा तरीका अपनाया तो वो तरीका होगा कि वो छिप जाएगा, आपके आने का इंतजार करेगा, जो कि एक रोग एलिफेंट का चिर परिचित स्टाइल है। और जब आप एकदम नजदीक आ जाओगे, अचानक से चिंगाड़ते हुए बिजली की तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा, रास्ते में जो भी चीज आएगी उसे तोड़ेगा, उछाल देगा। और क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस्ड रोग है, इसने पहले भी कई इंसान मारे हैं, तो उसे मालूम है ये 2 पैरों वाला जानवर कुछ नहीं कर पाता जब इस पर अटैक करो तो। अब एंडरसन ने कुछ घास उखाड़ी और उसके तिनकों को हवा में छोड़ दिया। उनके डायरेक्शन से मालूम चल गया कि हवा राइट से लेफ्ट दिशा की तरफ बह रही है और एंडरसन की जो पोजीशन थी वो बीच में थी। तो अब जो हवा चल रही थी लेफ्ट से राइट जा रही थी, हाथी इनके सामने था, ये इधर थे, तो हाथी की तरफ से हवा आ रही थी, ना इनकी तरफ से जा रही थी। लेकिन फिर भी ये सेफ नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब हाथी की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम उस डायरेक्शन में पहुंच जाएं कि जब हाथी की तरफ से हवा हमारी तरफ आ रही हो। इसके लिए इनको एक लंबा रास्ता तय करना था। तो एक सिंगल फाइल बना के बिना आवाज किए ये लोग बढ़ते रहे। काफी देर चलने के बाद फिर से एक टहनी टूटने की आवाज आई। इस बार वो आवाज दूर से आ रही थी। अब इन्होंने फिर एक बार घास के तिनके उछाले और देखा कि कहीं हवा का डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो गया। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था। तो अब ये उस दिशा में थे जब हाथी की तरफ से इनकी तरफ हवा आ रही थी। इन्होंने एक सिंगल फाइल एक लाइन में बनाई, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया हाथी की तरफ। अब ये करीब 200 गज चले होंगे कि फिर एक टहनी टूटी। आवाज काफी नजदीक से थी और इनको समझ में आ गया था और सही हवा के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो हाथी इनकी गंध तब तक नहीं सूंघ सकता था जब तक वो अपनी पोजीशन ना चेंज कर लेता। अब इन्होंने सोचा केवल एक बात का ध्यान रखना है कि कोई आवाज नहीं करनी है। अगर आवाज नहीं हुई तो फिर ये हाथी मेरी दया पर निर्भर है। अब एक लाइन में चल रहे थे। सबसे आगे था राचेन, बीच में थे एंडरसन, सबसे पीछे वो शोलागा। अब ये आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन कोई नई डाल टूटने की आवाज नहीं आ रही थी। तो इन्हें लगा हो सकता है हाथी ने इतनी डाल तोड़ ली हो कि उसके खाने के लिए पत्तियां नीचे ही पड़ी हो। अब थोड़ा ही आगे चलने पर एक वैली थी 2 पहाड़ियों के बीच में। इनको पक्का पता था कि हाथी वैली में ही है, लेकिन ऐसी वैली हाथी जैसे जानवर का पीछा करने के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि कहीं से भी हवा टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी और उस हाथी को गंध आ जाएगी। और शायद यही हुआ था। उस हाथी को इनकी गंध आ गई थी। उसे मालूम चल गया था कि दुश्मन इनकी तरफ आ रहा है
और जब ये उस जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारी पत्तियां और टहनियां टूटी पड़ी थी, हाथी का ताजा गोबर भी था, वहां पर हाथी नहीं था। वो वहां से गायब हो चुका था। अब दोनों शोलगाज उस हाथी को ढूंढ रहे थे और एंडरसन उनके पीछे पीछे चल के उन्हें कवर प्रदान कर रहे थे। ये बोल रहे थे अब सब कुछ आसान लग रहा था क्योंकि डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हाथ में थी बंदूक। अब हाथी के पैरों के निशान मिलते जा रहे थे। ये लोग फॉलो कर रहे थे। पहले एक नाला आया, उसकी तरफ हाथी उतर गया था और ये समझ गए कि वो हाथी कहाँ जा रहा है। वो हाथी जा रहा था उस स्ट्रीम की तरफ। अब एंडरसन के मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथी उस स्ट्रीम पर पहुंचे और उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाए। अभी तो थोड़ी डे लाइट है, लेकिन बड़ी ही जल्दी डे लाइट चली जाएगी और वो है काला हाथी। तो उन्होंने कहा प्रीकॉशंस छोड़ो और भाग के उसे पकड़ते हैं। तो ये लोग नाले की तरफ भागने लगे। हाथी को भी इनके भागने की आवाज आ गई थी और उसने भी अपनी चाल तेज कर दी थी, क्योंकि वो समझ गया था कि जो मुझसे भाग रहे थे वो मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके पास है। अब एंडरसन को बहुत एग्जर्शन होने लगा था, लेकिन जो दो शोलगाज थे उन्हें किसी तरह की कोई थकावट नहीं थी। अब ये नाला क्रॉस कर गए थे और जब भाग रहे थे थोड़ी दूर पर इनको काला काला साया दिखने लगा और वो साया था उस काले हाथी के पिछले हिस्से का, जो कि नदी की तरफ जा रहा था। अब एंडरसन ने सोचा कि इस वक्त गोली चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त गोली चलाई तो हाथी के पीछे लगेगी, उससे वो हाथी घायल तो हो जाएगा, मरेगा नहीं। और ऐसे जंगल में एक घायल हाथी होना बहुत ही खतरे वाली बात है। तो ये बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद तेजी के साथ चलते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि तेज चल के ये हाथी के नजदीक पहुंच जाएंगे और ठीक से निशाना लगा के गोली मार सकेंगे। अब आगे एक मोड़ था, उसको जैसे ही हाथी ने क्रॉस किया वो गायब हो गया और उस मोड़ पर तेजी के साथ ये लोग पहुंचे। इनको सामने स्ट्रीम दिख रही थी और स्ट्रीम और उस मोड़ के बीच में वो हाथी था। उसका आधा हिस्सा ही एंडरसन देख पा रहे थे। कभी वो इधर घूमता था, कभी उधर, लेकिन उसका सिर सामने नजर नहीं आ रहा था। अब ये सोच रहे थे कि उस नदी में ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, एक ही जगह घूम क्यों रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उस जगह पानी उसके पेट तक था और वो फंस गया था। जहां नाले का पानी स्ट्रीम में मिल रहा था, वहां एक भंवर सा बन रहा था और उसके बीच में एलिफेंट मूव नहीं कर पा रहा था। अब जो ये पतली रेत आती है जो कि हमेशा धंसती रहती है, इसको इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता, लेकिन एंडरसन बोलते हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया था सीक्रेट रिवर के बारे में, उसमें भी एक ऐसी जगह है जब वो नदी सूख रही हो तो उसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। एंडरसन बताते हैं कि एक बार उस सीक्रेट रिवर में ये भी फंस गए थे। इनके पेट तक ये धंस चुके थे और दो फॉरेस्ट गार्ड ने इनको निकाला था। अगर वो फॉरेस्ट गार्ड नहीं आए होते तो ये जिंदगी भर वहीं पड़े रहते या जमीन में घुस जाते। अब एंडरसन को वो पूरा घटनाक्रम याद आ गया, कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे उस रेत में बाहर निकलने के लिए, लेकिन एक पैर उठाते थे दूसरा घुस जाता था। अब ठीक उसी तरीके से ये हाथी भी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था तो उसके लिए मुश्किलें कुछ ज्यादा ही थी। अब इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो हाथी रेत में धीरे धीरे धंस रहा था। अपनी सूंड से कभी कीचड़ को इधर करता था, कभी उधर करता था। अब वो डर के मारे चिंगाड़ रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो रही थी, क्योंकि उसे पता था वो किस खतरे में फंस चुका है। और उसकी जो डर वाली चिंगाड़ थी वो एंडरसन की तरफ देख के इनसे दया की भीख मांग रही थी। भले ही वो हत्यारा था, लेकिन उसकी दर्द भरी पुकार सुन के हम सभी लोग तनाव में आ गए थे। अब एंडरसन को वो घटनाक्रम याद आने लगा जब वो सीक्रेट रिवर में स्ट्रगल कर रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में इस हाथी को गोली मारना कायराना हरकत होती, तो इनके मन में ख्याल आने लगे कि किसी तरह से इसको बाहर निकाला जाए। लेकिन निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? ये एक जंगली हाथी था, जंगली से भी बढ़ के था। ये एक रोग एलिफेंट था, काला दुष्ट हाथी। इसके पास
इसको बचाने जाना भी मौत को निमंत्रण था। अपनी सूंड के एक वार से ये किसी की भी जान निकाल सकता था, और उसको इस तरह से जमीन में समाते हुए देखना भी बड़ा ही कष्टकारी था। अब वो गले तक धंस चुका था और उसकी पीठ सरफेस तक आ चुकी थी। अब उसके आगे एक समस्या और आ गई थी, अंधेरा होने लगा था। अब हाथी जिस कंडीशन में फंसा हुआ था वो बाहर नहीं निकल सकता था। इतना तो तय था, रात भर में जमीन के नीचे घुस जाएगा, या अगर नीचे हार्ड सरफेस आ गई तो घुसने से बच जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा और भूख के मारे दम तोड़ देगा। अब एंडरसन के मन में ख्याल आया कि इसकी मौत तो निश्चित है, मैं इसकी तकलीफें ही कम कर सकता हूं, और वो तकलीफें मुझे अंधेरा होने के पहले ही कम करनी पड़ेंगी। अब हाथी को मारने का एक आसान तरीका होता है, और उस तरीके से हाथी फौरन दम तोड़ देता है, लेकिन वो शॉट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। कान के पास से हड्डी में एक छेद होता है जहां मोटी हड्डियां ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करती। अगर वहां पर गोली मार दी जाए तो सीधी गोली ब्रेन में जाती है और उसी वक्त हाथी मर जाता है। अब ये झुके और उसके बाएं कान की तरफ निशाना लिया। उसके रुकने का इंतजार करते रहे क्योंकि वो बार बार हिल रहा था, और जब निशाना लगा इन्होंने दबा दिया ट्रिगर। अब जोर का धमाका हुआ और उसकी सूंड नीचे आ गई। हालांकि वो सूंड अभी भी जानती नहीं थी कि वो किस लिए नीचे आई है। ऐसा लग रहा था वो किसी पत्ते को ढूंढ रही है। उतनी ही देर में एंडरसन ने अपनी पोजीशन चेंज की, दाएं कान की तरफ आए, निशाना लिया, गोली दाग दी। अब इन तीनों लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि वो काला दैत्य दुष्ट मर चुका था और उसकी तकलीफों का अंत हो चुका था। अब ये होना थेट्टी की तरफ चल पड़े क्योंकि इन्हें अंधेरा होने के पहले पहुंचना था। अब ये वापस आए और अपने अमेरिकन फ्रेंड को बताया कि किस तरह का भयानक दृश्य था। इनके फ्रेंड ने बोला, काश मैं भी साथ में गया होता तो मैं वहां कुछ फोटो ले पाता। और वो ये भी बोले कि मैं कल सुबह जाना चाहूंगा ताकि मैं सुबह फोटो ले सकूं। अब सुबह ये लोग पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा कुछ और था। वहां हाथी था ही नहीं, सिर्फ रेत ही रेत थी। रात भर में वो रेत के अंदर समा गया था, और वो रेत अब एक काला गहरा राज अपने अंदर छुपाए हुए थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी, द ब्लैक रोग ऑफ मोयार वैली। हमारी अगली कहानी होगी जंगल डेज एंड नाइट्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।